हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू जेई पेजी सीरीज एट लर्नोहब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़े फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। जेई सीरीज का अगला वीडियो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सेकेंड पार्ट हो रहा है इस चैप्टर का, जहां पे हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। इससे पहले हमने एम्पियर सर्किटल लॉ, बायो-सावर्ट्स लॉ, इसके एप्लीकेशंस हमने समझ लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। टॉपिक की शुरुआत करते हैं मैग्नेटिक फोर्स से। ओके, तो इस वीडियो का जो पहला टॉपिक हमारा मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स क्या कह रहा है? ये क्या वो मैग्नेट्स के बीच का फोर्स है जो हम मैग्नेटिज्म में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जब आपस के सामने रखा जा रहा है तो उसके बीच में क्या फोर्स हो रही है? क्या उस फोर्स की बात हो रही है? तो नहीं, यहाँ पे हम उस फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम ऑब्वियसली मैग्नेटिक फोर्स की ही बात कर रहे हैं। बट ये मैग्नेटिक फोर्स क्या है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम रखें तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर कितनी फोर्स महसूस करेगी या फिर कितना फोर्स उस करंट कैरिंग कंडक्टर को फील होगा, इसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। तो क्या करते हैं हम? करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ magnetic field experiences a force, which means that the moving charge in magnetic field experience a force. Obviously समझ में आ रही है? देखो, एक तो ये कंसेप्ट होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट जिधर फ्लो हो रही है उसके अराउंड क्या है? एक इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो हो रहा है। उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ये हमें पता है ना? ये हमें पता है। और एक कंसेप्ट ये भी हो सकता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज करते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ना? ये क्रॉस का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बोर्ड के अंदर तरफ है, ठीक है, दिस तरफ। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है। अगर इसमें मैं कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को डालता हूं तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या फोर्स महसूस करेगा, इसे हम समझेंगे क्या? मैग्नेटिक फोर्स में। ओके, समझ में आ रही है? तो इसे हम किस तरह से डिनोट करते हैं? Fm इक्वल्स टू QV क्रॉस B। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से अगर आप समझोगे तो फोर्स क्या है? QV क्रॉस B। ओके, QV क्रॉस B, वेयर V इज क्या है? V इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। सो इफ इसको इस वाले सिचुएशन पे बाद में आते हैं, पहले यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे क्या लिखा गया कि जो कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखे, उस पे जितनी फोर्स वो फील करेगी उसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। इसे तो हम कह सकते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या है? चार्ज है जो कि फ्लो हो रहा है, तो हर एक चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स फील होगा, है ना? तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा Fm, वो ये बताता है दैट इज Q, चार्ज ऑफ द पार्टिकल, इनटू ये क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जिसे हम QV साइन थीटा भी लिखते हैं। QVB साइन थीटा। ओके, QVB साइन थीटा। अब इस पे कुछ स्पेशल केस आते हैं कि अगर चार्ज रेस्ट पे है, मतलब चार्ज रेस्ट पे होने का मतलब कोई करंट नहीं है। ठीक है, एक इस तरह से हम समझ सकते हैं, चार्ज अगर रेस्ट पे है मतलब चार्ज मूव ही नहीं हो रहा है तो करंट का फ्लो कहां से आएगा? तो चार्ज अगर रेस्ट पे है तो वेलोसिटी विल बी जीरो, दैट टाइम द मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। ओके, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 और 180 डिग्री, Fm इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, राइट? थीटा 0 में साइन थीटा 0 हो जाएगा। नाउ इफ थीटा इक्वल्स टू 90, द फोर्स इज मैक्सिमम। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है और चार्ज मूव होने की डायरेक्शन इस तरफ है, अच्छा, इस तरफ अगर नेगेटिव चार्ज मूव हो रही है, इलेक्ट्रॉन मूव हो रही है, तो करंट की डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है, समझ रहे हो ना? इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। तो यहां पे अगर चार्ज सपोज कर रहे हैं Q चार्ज, इस तरह इसकी कौन सी चार्ज है मुझे नहीं पता है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं बस चार्ज इस तरफ फ्लो हो रही है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल बना कितना? 90 डिग्री, है ना?
90 डिग्री का एंगल बना, तब यहां पे अगर ऐसा सिचुएशन हो तो फोर्स जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा, इस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड और जो फोर्स हम लिख रहे हैं क्यू वी क्रॉस बी, तो ये फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी? एक चार्ज पार्टिकल जो इस तरफ वेलोसिटी हो रही है, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में दी गई है, तो उसमें उस सिचुएशन में उस चार्ज पार्टिकल की में जो फोर्स फील हो रहा है उसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो आप बोलोगे कि सर क्रॉस प्रोडक्ट है वी क्रॉस बी, तो वी क्रॉस बी तो ये बाहर की तरफ आएगी, ठीक है, बाहर की तरफ आएगी। ओके, समझ में आ रही है बात कि किस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट से हम निकाल सकते हैं डायरेक्शन, ठीक है। अब डायरेक्शन निकालने का एक और तरीका है जो कि अभी मैं बताने वाला हूं आपको तुरंत में। तो ये आपको समझ में आ गया कि क्यू वी क्रॉस बी आ रहा है और मैक्सिमम क्या हो जाएगा? एफ एम मैक्स दैट इज मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम इक्वल्स टू क्यू वी बी। ओके, अब बारी आती है कि अगर कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्स हो, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में कौन सा फोर्स फील हो रहा है? तो वहां पे हम एक स्पेशल टर्म देंगे दैट इज द लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अगर एक पॉइंट चार्ज को रख दिया जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब जैसे कि लाइट होती है, तो लाइट क्या प्रोड्यूस करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे प्रोड्यूस कर रही है, तो ये इसकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो गई। इस फील्ड में अगर मैं किसी पॉइंट चार्ज को रखूं तो उस पर कितनी फोर्स फील होगी? वो क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स होगी। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगी वो क्यू वी बी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगी उसे हम क्यू ई लिखते हैं। फोर्स ऑफ अ चार्ज इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्यू ई लिखते हैं। सो लॉरेंस फोर्स क्या हो जाएगा? क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। क्यू को कॉमन लिया यानी कि क्यू ई, इसे हम किस तरह से लिख सकते थे? क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। इसे क्यू को कॉमन लेके हमने इस तरह से लिखा और इसे हम कहते हैं क्या? लॉरेंस फोर्स। क्या कहते हैं? लॉरेंस फोर्स। अच्छा, फोर्स है तो इसकी यूनिट आपको पता ही है, क्या होगी? न्यूटन हो जाएगी। अब इस फोर्स की डायरेक्शन को देख लेते हैं, तो इसे हम डिनोट कर सकते हैं बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर आप अपने लेफ्ट हैंड के थंब को एक्सटेंड करते हो और उस पर आप देखते हो कि फोर्स वो आपको फोर्स बताती है, बट जो पॉइंटर फिंगर है वो किस तरफ होनी चाहिए? जिस तरफ की मैग्नेटिक फील्ड है, और करंट फ्लो के डायरेक्शन में आपकी मिडिल फिंगर होनी चाहिए। तो अगर मेरी करंट फ्लो इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, देन जिस तरफ मेरा थंब एक्सटेंडेड होगा उस डायरेक्शन में मुझे फोर्स फील होगा। क्यों? क्योंकि आप देख लो, ये वाली सिचुएशन है ना, आई क्रॉस बी एफ का आएगा। अब ये आई क्रॉस बी एफ कैसे आएगा, इस पे भी हम आएंगे, ठीक है। तो समझ रही हो बात? क्या है बात यहां पे कि अगर आपको फोर्स निकालना है, फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, और जहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, उस समय पे फोर्स जो बताएगा उस चार्ज पार्टिकल पे या फिर किस डायरेक्शन में फोर्स होगी, वो किस तरह से हम निकाल सकते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में। अब जब आगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे तो वहीं पे फ्लेमिंग की जो लेफ्ट हैंड रूल है वो राइट हैंड रूल हो जाती है। हमेशा याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, फोर्स की डायरेक्शन को हम पता कर रहे हैं, तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आएगी। पर जैसे ही इंड्यूस्ड करंट की बात आ जाएगी तो वहां पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आ जाएगा। ओके, समझ रहे हो बात? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यही है कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया गया है। अब इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, उस हर एक इलेक्ट्रॉन फोर्स फील कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स फील कर रहा है। ओके, अब देखो, force filled by each electron in the conductor is F equals to NEA VD cross B, where VD is the drift velocity of electron, N is the number density of electron.
E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और A तो आपको पता ही है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके ये क्या किया हमने, Vd जो उसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मोस्ट प्रोबेबली हम यहां पे लिख रहे हैं, या फिर करंट डेंसिटी आप कह सकते हो, NEA Vd क्रॉस B। Okay, since n is the number density of electron, A is the area of cross section of the conductor, then number of electrons in the element dl is NaDl। ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रही किसमें, dl में, एलिमेंटल लेंथ में। ठीक है, समझ में आ रही। सो फोर्स एक्सपीरियंस बाय ईच इलेक्ट्रॉन इन dl, सिर्फ dl में जो फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, dF इक्वल्स टू NaDl माइनस ई वी डी क्रॉस बी, जिसे हम डिफरेंशिएट करके हम ये ला सकते हैं आई डी एल क्रॉस बी। अब इसे ही अगर मैं पूरे कंडक्टर के पूरे लेंथ के लिए इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे फोर्स मिल जाएगी कितनी, एफ इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी। ठीक है, एफ इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी। अब आई एल क्रॉस बी को हम आई एल बी साइन थीटा भी लिखते हैं। ठीक है, इसे याद करने का सिंपल तरीका जो है वो है बिल गेट्स लॉ। बिल आपको पता ही है, बिल गेट्स है ना, बिल गेट्स लॉ हम लिख सकते हैं। ओके, नॉट इट इज बिल गेट्स लॉ, ऐसा नहीं कि ये बिल गेट के द्वारा दिया गया है, तो ये आपको वो कंफ्यूजन में मत लगना। तो आई एल क्रॉस बी है, ठीक है, याद रखने के लिए बिल गेट्स आप लिख सकते हो, राइट, इस तरह से आप सोच सकते हो। अब देखो फोर्स क्या हो गया, ये आई एल बी साइन थीटा है ना, तो आई एल क्रॉस बी ये वाली सिचुएशन आ जा रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इंफिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर दो पैरेलल इंफिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया जाए तो कितनी फोर्स होगी। तो देखो दो करंट कैरिंग कंडक्टर है, पैरेलली रखा हुआ है, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके वजह से राइट हैंड थंब रूल से हम दिखा सकते हैं कि इस पे फोर्स फील होगी, मैग्नेटिक फोर्स फील होगी, राइट। सो बाय राइट हैंड थंब रूल हम बता सकते हैं कि अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, डायरेक्शन क्या होगी, जिस तरफ हम फिंगर कर्ल करेंगे। सिमिलरली इसके वजह से इस पे भी फोर्स फील होगी, ये राइट है, अब बाहर की तरफ यहां पे देखो, इसलिए डायरेक्शन बना हुआ क्या, डॉट बनी है, मतलब ये बाहर की तरफ यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है और यहां से क्या हो रही है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। ठीक है, समझो बात को। सो F12 एक होगा फोर्स ऑफ ऑन वन बिकॉज ऑफ टू, और एक है F21 दैट इज फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन। तो इसे अगर मैं लिखूं अलग अलग तरीके से तो मैं किस तरह से लिख सकता हूं, मैग्नेटिक फील्ड ऑन आर एस ड्यू टू करंट इन पी क्यू दैट इज B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। कहां से निकाला हमने, पहले वाले पार्ट में मैंने बायो-सैवर्ट्स लॉ के एप्लीकेशन में बताया था कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के किसी भी एक डिस्टेंस p पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इतनी होगी। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें तो फोर्स निकालना है। फोर्स होती क्या है, क्यू वी बी लिखो, है ना, क्यू वी बी लिखो। तो देखो यहां पे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर आ गया, I1 बाई 2 पाई आर, इस पे करंट है I1, इस पे करंट है I2। सो फोर्स ऑन आर एस ड्यू टू करंट I2 कितनी हो जाएगी, देखो F21 इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई आर I2L बाई साइन 90 डिग्री। ये क्या है, फोर्स आ गया, फोर्स आ गया मतलब ILB वाला आ गया, ILB साइन थीटा वाला आ गया। QVB से हम भी कर सकते हैं हम, बट ILB साइन थीटा आ गया, जो कि हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जस्ट इसके पहले वाले स्लाइड में देखा था। तो ILB, B की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, I ये है L साइन 90 डिग्री, ठीक है, L साइन 90 डिग्री। इसी तरह से हम सेकेंड वाले के लिए भी F21 भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास F1 F2 दोनों आ गया। अब क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड ऑन PQ ड्यू टू करंट इज RS। यहां पे हमने क्या निकाला, मैग्नेटिक फील्ड B2 निकाला। ठीक है, B2 निकाला, दैट इज यहां पे अब जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ द पेपर, कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ये आ रही है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इतनी होगी, देखो यहां पे I1 था, यहां पे I2 हो जाएगा सिंपली। अब फिर से हम क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स में आएगी यहां पे F12I। अब हमारे पास टोटल फोर्स जो हो गया दैट इज F1 इक्वल्स टू F12 इक्वल्स टू F21 आ गया। कैसे, देखो पिछले वाले स्लाइड में हमारे पास क्या आया था, F21 क्या है, फोर्स ऑन
बिकॉज ऑफ 1। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, F12 आया, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। समझ में आ रही है बात? देखा गया कि दोनों ही इक्वल हो रहे हैं, F12 इक्वल्स टू F21, जिसे हम लिख दिए हैं एज F। सो फोर्स कितना हुआ, म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2 पाई आर। सो फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर देखा जाए यानी कि F बाई L, तो हम लिख सकते हैं म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आ रही बात? कब होगी ये? फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स के लिए। ओके, अब देखो अगर I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू 1 एम्पियर हो जाए, यहां पे I1 इंटू I2 है, I1 और I2 के बराबर, I1 अगर I2 के बराबर हो जाए, मतलब दोनों में ही सेम करंट का फ्लो हो, और जिसे हम 1 एम्पियर कह दे, तो हमें क्या मिलेगी? और इस डिस्टेंस को भी अगर मैं r इक्वल्स टू 1 मीटर कंसीडर कर लूं, तो मुझे फोर्स जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर। दैट इज नॉट फोर्स, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, मुझे इतनी मिलेगी। तो इसी तरह से हम 1 एम्पियर करंट को भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं 1 मीटर अपार्ट रखता हूं, जिसके बीच में फोर्स अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर फील हो रही है, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही है? दैट इज 1 एम्पियर। सो फ्रॉम हियर वी कैन डिफाइन 1 एम्पियर एज वेल। ओके, अब देखो क्या सीन होता है कि जब हम सेम डायरेक्शन में रख रहे हैं दोनों करंट कैरिंग वायर को, तो हमारी जो फोर्स होगी, जो फोर्स की जो फील्ड बनेगी, या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, नॉट फोर्स की फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वो कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, देख रहे हो आपस में, क्योंकि आपको पता है कि इसके वजह से करंट फील्ड ऐसे ऐसे बनेगी, इसके वजह से भी ऐसे ऐसे बनेगी, राइट? तो दोनों के मिला के क्या होगे, कुछ इस तरह का शेप हमें देखने को मिलेगा, है ना? लेकिन अगर यही ऑपोजिट कर दिया जाए, एक करंट इस तरफ फ्लो हो रही है, एक में करंट इस तरफ फ्लो हो रही है, तो इसके वजह से डायरेक्शन ये नीचे की ओर होगा ऐसे, और इसके वजह से डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा, मतलब दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगा, व्हेन दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम समझेंगे डेविएशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, कि किस तरह से एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आके अपने पाथ से डेविएट होती है। तो ऐसा देखा गया है कि जब एक चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दी जाती है और वो एक मैग्नेटिक फील्ड में घुस रही है, तब क्या देखा जा रहा है कि पहले तो वो स्ट्रेट पाथ को अपनी मेंटेन कर रही है, बट जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड में आ रही है, सो बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स, वो क्या हो रही है, अपने पाथ से कुछ डेविएट हो रही है। अब ये पाथ से डेविएट कितना हो रही है, क्यों हो रही है, इसे हम समझेंगे। बात करते हैं चार्ज पार्टिकल्स की, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के आसपास आ रही है, बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर गोइंग इनसाइड द प्लेन। ठीक है, तो अगर इस तरह की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो और उसमें एक चार्ज पार्टिकल मूव करे, तो उसका पाथ कैसा होगा। ठीक है, तो पहले तो हम समझेंगे कि पाथ कैसे होगा, इससे पहले हम ये समझेंगे पाथ चेंज ही क्यों होगा। ठीक है, देखो क्या हो रही है कि चार्ज पार्टिकल में वेलोसिटी है, ये प्लस क्यू चार्ज है, सपोज इसकी वेलोसिटी v है, ये मूव कर रही है। ओके, अब ये मूव कर रही है, ये गई कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड में इसकी ऑलरेडी एक वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड में इसे मैग्नेटिक फील्ड महसूस हुआ, है ना, इसके वजह से मैग्नेटिक फोर्स इसे महसूस होगा। ओके, सो मैग्नेटिक फोर्स के वजह से इसकी खुद की भी फील्ड है, खुद की भी वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फोर्स के वजह से भी एक इसे खिंचा हुआ आएगा, तो इसकी पाथ धीरे धीरे डेविएट होगी। तो ऐसा देखा गया है कि जब चार्ज पार्टिकल जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, बट मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू द पार्टिकल। ठीक है, ये डॉट देख रहे हो आप, यहाँ से ये पार्टिकल है, ये मूव करी, एक जो क्रॉस है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड इसे एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसके वजह से इट टेंड्स टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ।
ठीक है, अब हमें क्या पता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है बार बार, तो उसमें ऑब्वियसली एक सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ किसी भी आप एस्पेक्ट से कह लो होगा। सो दैट मीन्स mv²/r। और इसने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो फोर्स महसूस किया दैट इज QVB। ठीक है, वैसे तो QVB sin थीटा होता है, लेकिन यहां पे क्या है, जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे से 90 डिग्री बनाती है, तो sin 90 की वैल्यू 1 आ जा रही है। सो mv²/r वी कैन राइट एज QVB। तो यहां से हम r की अगर इक्वेशन डिराइव करें तो इस तरह से आ जाएगी, v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी mv/QB और BQ। ठीक है, अब ये आ गई रेडियस, मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रही है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है जिसकी रेडियस इतनी है। ठीक है, अब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं v = QBr और QRB/m। ठीक है, इसे हम QBr या फिर QRB कुछ भी आप लिखो बाई m हम लिख सकते हैं। ओके, सो ये क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अब वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल देखो किस पे डिपेंड कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है और रेडियस पे डिपेंड कर रही है, मास पे, मास तो कांस्टेंट है, चार्ज तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस ऑफ द जो भी ये रेडियस है, r रेडियस है, इस पे डिपेंड कर रही है। ओके, अब ये जो डेविएशन इसमें हो रहा है ना, इस पाथ से डेविएट हो गई इतना, तो ये जो एंगल है डेविएशन, ये किसके बराबर होगा, दैट एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इक्वल्स टू हो जाएगा ओमेगा टी। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा को हम लिखते हैं v/r इंटू टी। सो ये डेविएशन कितनी आएगी, डेल्टा इक्वल्स टू v क्या है, v ये है v/r यानी कि QB/m। सो सिंपली QB/m इंटू टी। ये क्या आ गया हमारे पास, डेविएशन। ओके, समझ में आ रही है। ओमेगा को हमने क्या लिखा है, v/r, यानी कि यहां पे एक और लिख दो, ओमेगा इक्वल्स टू कितना, v/r यानी कि QB/m। ठीक है, ये आ गई। वेलोसिटी कितनी आ रही है, r QB/m। इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ v²। v के जगह पे क्या लिखेंगे हम, r r² q² b²/m²। m² और ये ऊपर का m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये m जो है इसे हम हटा के हम क्या लिखेंगे, सिंपली r QB का होल² ये हमारे पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल ऑन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, समझ में आ गई बात कि क्या हो रहा है। तो यहां पे जितने भी फॉर्मूलाज मैंने ऐसे बॉक्स बनाए हुए हैं, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी से अभी तक सवाल पूछा नहीं गया है, बट अगर पूछ भी जाए, वेलोसिटी आपको पता होगा तो आप काइनेटिक एनर्जी इजीली निकाल सकते हो। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते। करंट लूप एंड इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो किस तरह से बिहेव करेगी। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि सपोज एक करंट कैरिंग लूप में क्या होती है, देखो करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। यहां पे करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, यहां पे इस तरफ है, यहां पे इधर की तरफ है, राइट नीचे की तरफ है, और इधर पे यहां है। अब जैसे जैसे करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ उसका एंगल भी चेंज हो रहा है ना। सो मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ उसका एंगल चेंज हो रहा है, तो उस हिसाब से ये यहां पे कुछ अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स फील होगा। क्योंकि अगर मैं लूप रखिए, लूप मतलब क्या, इस टाइप का कुछ चीज, राइट, इसके अंदर में कोई सरफेस नहीं है, एक लूप है। ओके, अब लूप को अगर रख दिया जाए तो ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट से अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज ILB sin थीटा, बिल गेट्स वाला लॉ है ना। तो इस यहां पे ILB sin थीटा, 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 है ना। समझ पा रहे हो ना क्या सीन हो रहा है यहाँ पे। तो इसे अगर मैं थोड़ा अच्छे से डिराइव करके लिखूं, सो क्या है, एक्सिस ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड फॉर SP कौन सा पार्ट है, देखो SP ये वाली पार्ट है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैक्सिमम फोर्स होगा। सो ILB क्रॉस B,
ठीक है, आई एल बी साइन थीटा बी क्रॉस बी, दैट इज आई एल स्मॉल बी क्या है, ब्रेथ है, ये लेंथ है। ठीक है, सो आई एल बी की जगह पे बी लिखा गया और कुछ नहीं यहाँ पे, या फिर कंफ्यूज मत होना कि 2 बार सर बी लिख दिए हो, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो इसके अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूं तो आई बी बी साइन थीटा, क्यू आर पे भी आई बी बी साइन थीटा। ठीक है, यहां पे जितना होगा यहां पे भी सेम होगा, है ना, मैग्नीट्यूड लिखा जा रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड लिखा जा रहा है। सेकंड क्या हो रहा है देखो, एफ एस पी एंड एफ क्यू आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, सो दे ईच अदर विल कैंसल आउट, मतलब फोर्स जो होगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये फोर्स की डायरेक्शन यहां पे मैक्सिमम होगी, फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो मैक्सिमम होगा, बट मैक्सिमम मैग्नीट्यूड यहां पे दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो यहां पे नेट फोर्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है, फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं लग रहा है, यहां पे नेट फोर्स 0 होने वाला सीन है। तो नेट फोर्स 0 हो रहा है तो कोई इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। सो एज दे एक्ट अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन हेंस डू नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क। बट यहां पे क्या हो रही, यहां पे भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट ये क्या है, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो फोर्स किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। लगा लो रूल, फ्लेमिंग्स का लॉ लगा लो, फ्लेमिंग्स का रूल लगा लो। तो यहां से अगर मैं देखूं कि अगर मैं आर एस और पी क्यू की बात करूं तो एफ क्यू इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी। ठीक है, आई एल क्रॉस बी, ये एफ पी क्यू आ गया, पी क्यू आने की इस डायरेक्शन में, सॉरी इस डायरेक्शन में पी क्यू, फोर्स क्या होगी, इधर मूव करना चाहेगी। जस्ट इसका ऑपोजिट क्या होगा, यहां पे मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग है। सो एफ क्यू आर कितना आ जाएगा, देखो टॉर्क एक्सपीरियंस होगा एक एफ पी क्यू, और ये क्या होगी, एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। टॉर्क मतलब क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज टॉर्क, है ना। टॉर्क से क्या होता है, जैसे फोर्स आपको मोशन कॉज करवाता है, टॉर्क आपको रोटेशन कॉज करवाएगा। तो एक अगर लूप को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो ये फोर्स हमें फील होगा, है ना, और इसके वजह से क्या हो जाएगा, रोटेशन होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो फोर्स जो है, फोर्स की डायरेक्शन और ये डिस्टेंस की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, तो ये टॉर्क महसूस करवाएगा। ठीक है, तो ये टॉर्क कितनी हो जाएगी, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल, दैट इज एफ पी क्यू इनटू पी एन इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन आई एल बी बी कॉस थीटा। ठीक है, पी एन क्या है, ये वाली डिस्टेंस है, नॉर्मल से डिस्टेंस ली गई है पी एन। ओके, नाउ टॉर्क इक्वल्स टू आई एल बी बी कॉस थीटा। सिमिलरली टॉर्क को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, और इसकी जो फॉर्मूला आती है वो क्या है, एन आई ए बी कॉस थीटा। इसे हम नियाब से भी आप याद रख सकते हो, जो टॉर्क आएगी वो क्या हो जाएगी, एन आई ए बी कॉस थीटा, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स। अगर नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिया गया है कि सिंगल लूप दी गई है तो आप एन की जगह पे 1 पुट करोगे, और अगर इस तरह से है तो आई ए बी कॉस थीटा आप लिखोगे, वेयर ए इक्वल्स टू एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ए को यहां से लिया गया, ये जो आई एल बी बी है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये क्या है, लूप की एरिया है, एरिया को हम कंसीडर कर लेंगे तो उसे ए लिखेंगे। सो एन आई ए बी कॉस थीटा क्या आ जाएगी, टॉर्क आ जाएगी। सो कभी भी एक करंट कैरिंग लूप को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो उस पे क्या होगा, टॉर्क महसूस होगा। ओके, नाउ डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक क्या कैसे होगा, इफ फाई इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द कॉइल एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, देन फाई प्लस थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री और थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस फाई। कि अगर एक नॉर्मल हम खींच रहे, कहां से, नॉर्मल टू द कॉइल एंड द डायरेक्शन ऑफ द, नॉर्मल टू द कॉइल क्या होगा, ये है नॉर्मल टू द कॉइल, है ना, नॉर्मल टू द कॉइल ये है, और क्या है, फाई इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द कॉइल एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये है। सो थीटा प्लस फाई, ये वाली एंगल फाई मान लिया हमने, थीटा प्लस फाई कितनी हो जा रही है, 90 डिग्री हो जा रही है। सो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जा रहा है, 90 माइनस फाई। तो अगर मैं थीटा के जगह पे 90 माइनस फाई लिखूं तो मेरी ये जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, एन आई ए बी साइन फाई। सो टॉर्क इक्वल्स टू एन आई ए क्रॉस बी। ये कंडीशन अगर मैं लगाया तब एन आई ए क्रॉस बी। ठीक है, समझ में आ रही है बात। एम क्या है, आई डॉट ए जो लिखा है मैंने, आई इंटू ए, जिसे हम एन भी लिख सकते, एम भी लिख सकते, एम को हम
आई डॉट ए भी लिख सकते हैं, जिसे हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। जैसे कि यहां पे एन आई ए क्रॉस बी है ना, सो ये आई ए को हमने एम लिखा है और एम को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, क्या होती है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, देखो एक मैग्नेटिक फील्ड दी गई है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल जैसी वाइंडिंग करके बहुत सारे टर्न्स लगा के हम एक कॉइल को रखते हैं। अब इसके वजह से क्या होता है, क्या होगा, यहां पे फोर्स फील होगा, सॉरी टॉर्क होगा। लेकिन टॉर्क कब होगा, जब इस पे करंट फ्लो होगा तभी तो टॉर्क फील होगा, है ना। टॉर्क की वजह से ये क्या होगी, रोटेट होगी। ठीक है, टॉर्क की वजह से रोटेट होगी। अगर ये रोटेट हो गई, इससे हमने एक निडल लगा के रखा है, तो ये भी निडल भी मूव होता हुआ दिखाई देगा। समझ रहे हो ना बात को, कि जो लूप हम करंट मैग्नेटिक फील्ड में डाल रहे हैं, उसी लूप के साथ हम एक निडल लगा दे रहे। अब ये जब लूप रोटेट होगा तो निडल भी घूमेगी। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है, करंट डिटेक्शन का काम है ना, कि सर्किट में करंट है या नहीं, गैल्वेनोमीटर से हमें पता चलेगा। ठीक है, तो ये एक डिफ्लेक्शन शो करती है। डिफ्लेक्शन कब शो होगा, जब इसे टॉर्क फील होगा। टॉर्क कब फील होगा, जब लूप रहेगा मैग्नेटिक फील्ड में और उस लूप में करंट रहेगा। समझ में आ रही है बात। तो अगर मैं लूप में करंट ना डालूं, टॉर्क इक्वल्स टू एन आई ए साइन थीटा, तो अगर मैं लूप में करंट ना डालूं तो मुझे कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। लूप में करंट आया यानी कि डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। प्रिंसिपल समझ गए हो क्या, कैसे काम कर रहा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल एन आई ए बी साइन फाई। फाई मतलब वो नॉर्मल और किसके बीच का एंगल, जो लूप है उसके बीच का एंगल है। ओके, रिस्टोरिंग टॉर्क इन द कॉइल इक्वल्स टू के ए, राइट, वेयर के इज द रेस्टोरिंग कांस्टेंट और रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट हम लिख सकते हैं, या फिर रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट हम लिख सकते हैं। अल्फा इज द एंगुलर ट्विस्ट इन द वायर। Okay, at equilibrium NIAB sin phi equals to KA, so I equals to K by NAB sin phi into alpha। ये क्या आ जा रहा है हमारे पास, करंट आ जा रहा है, कि कितनी करंट है, I equals to वो आ जा रही है। The factor sin phi can be eliminated by choosing radial magnetic field। अब sin phi ये जो हमारा टर्म है, बाकी सारे देखो, ये K है, ये एरिया है, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, अल्फा है, एंगुलर ट्विस्ट है। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब इस चीज को अगर मैं हटाना चाहूं साइन फाई के, बाकी सारे क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, मैं सबको चेंज कर सकता हूं, बट साइन फाई को अगर मैं हटाना चाहूं तो मुझे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करना पड़ेगा। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, देखो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह के, हम पहले हमने क्या लिया था, स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड ली थी, राइट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे स्ट्रेट आ रही है। अब क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से आ रही है। हर एक पॉइंट पे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ये जो टेंजेंट बनेगा या इसका परपेंडिकुलर, यहां पे ये एक टेंजेंट बनेगा इसका परपेंडिकुलर, राइट। तो हमेशा साइन फाई की जो वैल्यू है, जो साइन फाई की वैल्यू है वो क्या है, हमेशा 1 आएगा। ठीक है, हमेशा साइन फाई की वैल्यू जो है वो 1 आएगी। दैट इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो हमेशा हम क्या करेंगे, करंट को ज्यादा करने के लिए हम फाई को 1 कर दिए, कांस्टेंट कर दिए बाय यूजिंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, है ना। क्योंकि यहां पे देखो बी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो जा रही है, बी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो जा रही है। तो जैसे ही चेंज हो रही है, इसके साथ करंट की डायरेक्शन हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री मिलेगा एवरी टाइम। ठीक है, सो साइन फाई इक्वल्स टू 90 यानी कि साइन थीटा फाई इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो ये आई इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं के बाई एन ए बी अल्फा, और जिसे हम I इक्वल्स टू जी अल्फा भी लिखते हैं। इस G को हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, विच इज G इक्वल्स टू K बाई NAB, इसे हम गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहते हैं। ओके, नाउ
करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के बेस्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सो करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर हम कैसे निकालेंगे, अल्फा बाई आई करेंगे NAB बाई के। सो इट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट, और इसका एक वोल्टेज सेंसिटिविटी में आता है कि डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर पर यूनिट वोल्टेज, वो हम कैसे निकालेंगे, दैट इज अल्फा बाई वी करेंगे, तो हमारे पास NAB बाई KR। अल्फा बाई वी क्या है, यहां पे देखो अल्फा हमारे पास क्या आया था, सॉरी यहां से देखो I इक्वल्स टू K बाई NAB अल्फा। अब अल्फा बाई आई में अगर करूंगा तो NAB बाई K आ जाएगा, ठीक है। अल्फा बाई वी करना है तो मुझे आई को चेंज करना पड़ेगा, I इक्वल्स टू वी बाई आर, है ना, I इक्वल्स टू वी बाई आर इस टर्म में चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात सबको, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अल्फा बाई वी इक्वल्स टू NAB बाई KR, तो इसे हम कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसे हम कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। ओके, अब एमीटर गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर कैसे बनाया जाए। सिंपल सी बात है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलली एक शंट रेजिस्टेंस को जोड़ दो। शंट रेजिस्टेंस क्या होता है मैं फिर से नहीं समझाऊं, क्योंकि रेजिस्टेंस जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं तो हमने देखा था। तो शंट रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे, हमारे पास ये है गैल्वेनोमीटर की करंट, यहां से हमें मिलेगा शंट में आने वाली करंट, पैरेलली जोड़ना है तो शंट की जो करंट होगी IS इक्वल्स टू I माइनस IG हम लिख सकते हैं। सो गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय शंटिंग इट विथ अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस है उसे शंट कर देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर एंड द शंट रेजिस्टेंस इज गिवन एज, ये क्या कहां से लाया, किरचॉफ्स लॉ से, I माइनस IG इंटू S इक्वल्स टू IG इंटू G, S इक्वल्स टू IG इंटू G बाई I माइनस IG। समझ में आ गई बात, I क्या है, जो इनिशियल करंट आ रही थी, यहां पे कुछ डिवाइड हुई IG से, यहां पे आई शंट रेजिस्टेंस के। ओके, ये आ गया। अब बाकी आती है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, शंट रेजिस्टेंस डालना पड़ेगा और एक रेजिस्टेंस इसके सीरीज में डालना पड़ेगा, ठीक है। कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग विथ अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, वेरी हाई रेजिस्टेंस से इसे कनेक्ट करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका कन्वर्शन का जो फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, देखो V इक्वल्स टू I, ये फॉर्मूला आप ध्यान में ना भी रखो तो भी चलेगा, क्योंकि सिंपल किरचॉफ्स लॉ से आप लगा सकते हो। करंट IG किस में डिवाइड हो रही, G प्लस R में, ठीक है। ये यहां इसके अकॉर्ड यहां पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, IG इंटू G प्लस IG इंटू R, है ना। रेजिस्टेंस कितना निकल जाएगा, V बाई IG माइनस G, V बाई IG माइनस G। अच्छा, G क्या है, देखो G है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, K बाई NAB, ठीक है, NAB बाई K, सॉरी, यही है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। समझ में आ रही है बात। देखो ये जो भी मैंने कन्वर्जन वाला बताया, कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, ये जेई के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। नीट में एक आधा सवाल कभी कभी पूछा जाता है, बट ये बोर्ड्स में भी काफी पूछा गया है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के कंसेप्ट्स को, जहां पे हमने समझा इस पर्टिकुलरली इस वीडियो में हमने लॉरेंस फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स को समझा है कि किस तरह से फोर्स काम में आती है। साथ ही साथ हमने गैल्वेनोमीटर के कन्वर्जन को, गैल्वेनोमीटर किस तरह से काम करती है ये भी समझा है। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप लर्न हब के साथ बने रहिए, क्योंकि लर्न हब फ्री है, फॉर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।